हेलो, कैसा लगा परफॉर्मेंस आपको? तो एक बार तालियां बजा के दिखाइए तो सर कैसा लगा? वन ऑफ द बेस्ट डांस परफॉर्मेंस से हायर है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। एक बार जोरदार तालियां पूरी डांस परफॉर्मेंस के लिए, पूरी पूरी टीम के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब लग रहा है कि जोश आ रहा है। ये चित्रा दी के लिए बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस आएंगे अभी। आप बने रहिए, बस बहुत शानदार इवेंट होने वाला है। आप इस प्रोग्राम को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। देने के लिए तैयार है? यस, ग्रेट। ग्रेजुएशन हमने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से BCA MCA कंप्लीट किया। एजुकेशन लेने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि एजुकेशन लेना एक अलग चीज है और करियर चुनना एक अलग चीज है। हमारे बाबा गवर्नमेंट जॉब में रहे, हमारे पिताजी यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसे समीक्षा अधिकारी पिछले 31 साल से जॉब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ने बहुत क्लोजली देखी है, ऑब्जर्व की है, और जॉब में वो सिक्योरिटी नहीं, जॉब में उतनी इनकम नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि इस सिस्टम को एज अ करियर बिल्ड करना है। इस सिस्टम को उस हर एक इंसान तक ले जाना है जो अपने माइंड में ख्वाहिशें रखता है, जो इस सिस्टम को अपना के ड्रीम्स पूरे कर सकता है। आज आपके बीच में वो एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे, लाइव एग्जाम्पल्स जिनके आप देख के रिलेट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अच्छा भला परिवार चल रहा था, उनको कोई डिजीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहते। तब उस परिवार का क्या होता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। कोई अच्छा भला परिवार जिसका वर्किंग हैंड नहीं रहता है, घर में कमाने वाला नहीं रहता है, तब उस परिवार का क्या होगा ये आपने कभी सोचा है? आज आपके पास वो मौका है, आज आपके पास वो पल है कि आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हैं। आप एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, 4-5 साल मेहनत करके पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसे इनकम वो इनकम होती है जब काम ना करें तब भी पैसा है। ये फ्रंट रो में आपके साथ जितने लोग बैठे हैं ये सब के सब पैसे इनकम अर्नर्स हैं। आप सोच के देखिए कि जिंदगी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कल को कौन सा हादसा हो। हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं और कल को हमारी फैमिली का देख रेख करने वाला कौन होगा। सोच के देखिए। हम अपने प्रोग्राम से एक बात हमेशा कहते हैं कि आप अपने लाइफ लाइन को अपनी फैमिली से भी ज्यादा प्यार करें सर। क्यों? थैंक यू सो मच। आप अपनी लाइफ लाइन को अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करें सर। क्यों? क्योंकि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, नो डाउट आपका परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन परिवार एक हद तक साथ देगा सर। कोई कितने दिन रख लेगा आपकी फैमिली को? 1 महीना, 1 साल, 4 साल, 10-10 साल कोई रखता है क्या किसी की फैमिली को सर? नहीं सर। तब जो परिवार काम आएगा, तब जो सपोर्ट काम आएगा, वो सपोर्ट होगा यार से बिजनेस। इस इंडस्ट्री को उतना प्यार दीजिए जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं सर, बोना पड़ता है। ये बीज आप आज बो सकते हैं। ये सिस्टम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, पैसिव इनकम दे सकता है, ये सेकेंड हैंड हो सकता है आपके लिए।
एक अर्निंग का दूसरा स्रोत। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते होंगे सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मूवी के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं? ताकि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग रहे। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा सर, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन देन टू वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे भी काम करते हैं सर। एक लाइव एग्जांपल आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। एक चूहे को भी पता होता है कि हमें अपने बिल के रास्ते कई सारे रखने हैं। एक चूहे को भी पता होता है कि हमें अपने बिल के रास्ते कई सारे रखने हैं, ताकि एक रास्ते पे अगर सांप कुंडली मार के बैठा भी हो ना, तो हम दूसरे रास्ते से निकल सके सर। आप सोच के देखो, क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है? अगर है तो इस इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है सर, लेकिन अगर नहीं है दूसरा ऑप्शन, तो ये इंडस्ट्री आपको जनरेशन तक की इनकम दे सकती है, जनरेशन तक की इनकम दे सकती है। आगे हम आपके बीच में उन साथियों को इनवाइट करना चाहेंगे जिनकी फैमिली ने सिस्टम को किया, कुछ कारणवश तो नहीं रहे, उनकी फैमिली से आपको रूबरू कराना चाहेंगे सर। आप उनके लिए कितना सम्मान दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे एक ऐसी फैमिली को, हम इनवाइट करना चाहेंगे एक ऐसी फैमिली को जिनके फादर ने इस सिस्टम को किया। कोविड के दौरान वो इस धरती पे नहीं रहते हैं। हजारों लोग कोविड में इस दुनिया में नहीं रहे सर, लेकिन उनकी स्थिति क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जो परिवार आरसीएम में था, उनकी स्थिति से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे सूरज जी को विद फैमिली। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। और इनको बुके से सम्मानित करने के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे सुजीत सर को। प्लीज वेलकम सर, सुजीत सर प्लीज वेलकम। सर जोरदार तालियां सर, प्लीज। सूरज जी उनके सुपुत्र हैं। कैलाश पंडित जी ने सिस्टम शुरू किया था। जैसा कि आपको पता है नॉमिनी बेस्ड सिस्टम है, सेकेंड जनरेशन है। उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। मैं सूरज कैलाश पंडित, सेकेंड जनरेशन ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस के माहौल में मैं बचपन से ही पला बढ़ा हूं, और आज ऐसे माहौल में आके मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि जो मेरे पिताजी सपने दिखाए हैं उसको मैं पूरा करके रहूंगा। मैं जमुई जिले बिहार से हूं। आरसीएम से पहले मेरे पिताजी एक शॉपकीपर थे, छोटा सा दुकान चलाया करते थे। मेरी माँ घर संभाला करती थी, उसी से मेरा परिवार चलता था। बहुत अभाव रही है सर मेरे साथ,
कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता तो कभी सरकारी। आइए अक्सर सिलसिला चलता रहा, एक जगह कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। आइए अभाव हमें बहुत खलता था। पिताजी आज से बिजनेस को स्टार्ट किए, धीरे धीरे लेवल आने लगी। रॉयल्टी के लेवल पे आते ही हम सभी, मेरे परिवार का एक काया पलट हुआ और एक छोटे से शहर में जाने का मौका मिला। वहीं पढ़ाई स्टार्ट हुआ। माँ भी मेरे साथ वहीं रही, बहन भी वहीं पे छोटी है और वहीं से पढ़ना एक अच्छा स्कूल में स्टार्ट हुआ है। ये सारे पिताजी की कर्म की वजह से हो रहा है सर, और ये आर्ट्स बिजनेस के सिस्टम की वजह से हो रहा है। सोनहो एक शहर है, वहां से बहुत स्टार्ट हुआ, मेरा सारा जीवन वहीं से पलटा और धीरे धीरे पिन बदलती रही। एक बड़ा पिन, स्टार पल के पिन पे पिताजी आए, जो कि टेक्निकल के लेवल पे होते हैं। वो पिन मार्च 2021 में आए। बहुत खुशियां चल रही थी, बहुत जगह चल रही थी, बधाइयां चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रही थी, परिवार में एक खुशियों का माहौल था, बहुत सारा अचीवमेंट आने वाला था। लेकिन अचानक आंखों के सामने एक काले बादल छा गया। अप्रैल माह 2021 अप्रैल को पिताजी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा कोई शब्द नहीं है, हम बहुत सदमे में थे उस समय, और अभी भी जब याद आती है तो शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया हमें, कि क्या करूं। पूरा माहौल ऐसा बन चुका था कि हम आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। और धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया, जब श्राद्ध खत्म हुआ, उसके बाद मेरा भी तबीयत ऐसा खराब हुआ, लगातार 7 से 8 दिन आईसीयू में भर्ती रहने का मौका मिला। और मैं यहाँ तक बता देना चाहता हूँ, रॉयल्टी बनने के बाद 1 रुपया तक कहीं से आना जाना नहीं था, सारा बंद हो चुका था। जो था आरसीएम था। उस समय से लेके बहुत सारे पैसे खर्च हुए, पिताजी रहने के बाद भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए, परिवार से बहुत सारा हेल्प मिला, परिवार का सारा पैसा खत्म हो चुका था। एक सपना था जो हमें जगाए हुए रखे हुए थे कि अगर तुम इस दुनिया में चल जाते हो पिताजी के बाद, तुम्हारे माँ का क्या होगा, तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा। मैं बेड हॉस्पिटल में था, ये सारी चीज मेरे कानों में डाला करते थे। पिताजी के बहुत सारे सपने थे, परिवार के लोग सब आके बता रहे थे ऐसे ऐसे हैं। मैं उस हौसले से अपने आप को जीवित रखा और ये होश संभाला हूं। और ये मेरी छोटी बहन है, इसके लिए जब भी मैं इसको देखता हूं एक जिम्मेदारी का बोध आता है। पिताजी के सपने थे डायमंड बनना, बहुत बड़े सपने होते हैं। इस सिस्टम में आने के बाद मैंने 6 महीने के बाद आया, क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब रहा और जितने भी पैसे जहां से आए सारे लौटा दिए आरसीएम के पैसे की वजह से। अब मैं आजाद होकर आरसीएम कर रहा हूं और मैं ये आप लोग के सामने ये कहना चाहता हूं, पिताजी का सपना था डायमंड बनना, वो मैं बन के दिखाऊंगा। माँ का सपना होता है एक अच्छे बेटे बनना, मैं वो बन के दिखाऊंगा। बहन का सपना होता है
भाई मिले, मैं इनको जो चाहिए इन दोनों को मैं वो आज से करके दिखाऊंगा। मैं यही सोचता हूँ जब पिताजी इतना तक करके गए तो मैं कितना कर सकता हूँ। जय अर्जुन भाई। फोटो खींचिएगा सर। अगर आपको फोटो मिले तो फोटो अपनी फैमिली की फोटो के साथ मैच करिएगा सर। ये कंडीशन हमारे आपके साथ भी हो सकती है। आपकी लाइफ का एक डिसीजन ना सिर्फ आपकी फैमिली में वैल्यू ऐड करेगा बल्कि हजारों लाखों लोगों की वैल्यू ऐड होगी। आप सोच के देखिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। यह स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है सर। ऐसी लाखों करोड़ों कहानियां हैं और हमने उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियां सिलेक्ट की हैं। आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि सारी आपके सामने शेयर की जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा कहानियां आपके सामने शेयर की जा रही है। नेक्स्ट एक ऐसी ही स्टोरी स्वर्गीय श्री साईं राम चौधरी जी इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, एक ऐसा एम्पायर डेवलप कर जाते हैं कि उनके ना होने पे भी आज के डेट में उनकी फैमिली की क्या कंडीशन है, किन दौर से वो गुजरी हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा सर। हमें पता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में चिंतित रहते हैं। फैमिली का नाम आते ही हर एक इंसान सीरियस हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है सर। तो नेक्स्ट हम इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इनवाइट करना चाहेंगे सुकांति चौधरी जी को। मैम आए, प्लीज वेलकम मैम। Please welcome sir. थैंक यू। आप रिलेट करिएगा। हम माइक देने जा रहे हैं सुकांति चौधरी जी को, प्लीज। सभी को मेरा प्रणाम। जैसे मेरा नाम सुकांति चौधरी, वाइफ ऑफ साईराम चौधरी। मैं कहना चाहती हूँ मैं उड़ीसा बरहमपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरा पापा गवर्नमेंट सर्विस करते थे छोटा सा, लेकिन हर पिता का सपना था उनका बेटी का शादी अच्छे घर में करने के, मगर उसी बीच में अच्छे व्यवसाय मिल गए। वो लोग
करते थे, मगर उनके साथ मेरा शादी हो गया, जिनका नाम है साईराम चौधरी। बहुत सारे लोगों को अभी जो बैठे गुरुजनों ने सबको पता है, साईराम चौधरी एक ट्रेसिंग बिजनेस करते थे, मगर उनका सपना था कुछ और बनने के लिए। बिजनेस के साथ साथ कुछ आशा करते थे कि मैं कुछ और करूंगी और मेरा सपना का पूरा करूंगी, ये उनका विश्वास था। मगर काम करते करते थक गए, मगर कोई भी काम में सक्सेस नहीं हुए थे। उसी बीच में हमको 2004 आश्रम सिस्टम मिला और इस सिस्टम से जुड़े और उस सिस्टम को जो उनके रूबरू करा, उनको पता चला मैं इस सिस्टम से कुछ कर पाऊंगी और मेरा आशा कर पाऊंगी। उसी दिन से लगभग वो काम करते करते आ रहे हैं, मगर मैं जब उनके साथ मुझे बताया आप तो इतना काम सारी किए है, कोई भी सक्सेस नहीं मिला, मगर एक काम भी मुझे पता चला सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी काम करते तो कुछ भी नहीं होता है। ये काम कैसा होगा आपको किया मुझे पता है। इसी सारे बात करते करते धीरे धीरे लोगों के साथ मिलकर मुझे जब विश्वास बढ़ा, उनके साथ मैं ये बात बताई, जो विश्वास मुझे आ रहा है, आप इस एक पिकअप सेंटर करवाए और आप काम फील्ड पर कीजिए, मैं पिकअप सेंटर संभालूंगी और बच्चों को भी संभालूंगी। मुझे ताकत मिलता है, क्योंकि हर महीने जो हमारा मीटिंग सेमिनार हो रहा है ना, उसी से मुझे बहुत खुशी लग रहा है और अचीवमेंट सब सुनकर मुझे भी आशा बढ़ती थी। मगर हर दिन ये काम करते करते आश्रम सिस्टम से मन अच्छा सफलता मिलती जाती थी और उसी बीच बीच में हर महीने हमको एक स्टेप चढ़ती मिलती और उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी अचीव किए और बीचों बीच में सर्जरी का 2013 का तबीयत खराब हो गया। जब पता चला उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे साथ जब पता चला मेरे साथ कोई नहीं थे, मेरे परिवार भी नहीं थे खड़ी होकर, मगर 2 बच्चे मेरा और आज जो सब बैठे वो परिवार मुझे खड़ा करने के लिए हिम्मत पड़ा है। और जब मेरा बेटा स्टैंडर्ड 3rd क्लास पढ़ता था और बेटी 7th क्लास में पढ़ते थे, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या करूंगी जो सोचने लगती थी, उस समय मैं फैसला किया, फर्स्ट मैं तबीयत को ठीक करूंगी, उसके बाद बच्चों को देखूंगी। वो ठीक रहेंगे तो मैं आगे बढ़ने के लिए भी उनके साथ दे पाऊंगी। उसी बीच में लगातार मैं बॉम्बे 3 साल गई हूँ। उसी पैसा कहाँ से मिलती है हम घर लोगों को भी थोड़ा बहुत मालूम है, मालूम नहीं बोलते थे। हर महीने मुझे आश्रम सिस्टम से कमीशन मिलता रहता था। उसी पैसे से उनके अच्छे इलाज के लिए मैं बॉम्बे चली गई और 2 बच्चों को भुवनेश्वर में छोड़ दिया। भाई साहब, ये 2 बच्चों को आप जिस तरह चलना है चलो, मैं पापा को ठीक करके मैं फिर लौटूंगी। लगभग ऐसे हर महीने को कमीशन मिलता था और उसी उनके साथ भी काम करने के लिए साथ नहीं दिया। क्या करूं? ठीक है चलो कोई बात नहीं, कमीशन तो मिलता है, उसी पैसे से अच्छे इलाज करने के लिए भी मुझे हिम्मत बढ़ती थी और बच्चों का पढ़ाई बहुत मुझे मेहनत करना पड़ता था, पिका चलाना पड़ता था, उनका
इलाज के लिए और उनका सेवा के लिए और बच्चों दोनों के लिए सब कुछ अकेली करती थी। और उनका ये जो कैंसर ये बहुत बड़ा बीमारी है और उनका इलाज बहुत खर्चा है। तो इसे करते करते 3 साल उनका तबीयत साथ ले गया। इसी के साथ चलते चलते ये बीमारी को ठीक करने के लिए चलते चलते 2015 को उनका तबीयत हमको साथ ले लिया और इस दुनिया से हमको छोड़कर चले गए नवंबर में। जिस दिन वो चले गए सुबह 5 बजे को मुझे सुबह 8 बजे को कमीशन मिला और उसी कमीशन के पैसे से मैं उनका अंतिम संस्कार को साथ में अभी किया। मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे परिवार से। और उसी बीच में दो बच्चों का भविष्य क्या करूंगी, मैं कैसे ये 2 बच्चों का जीवन आगे बढ़ पाऊंगी और मैं कैसे जी पाऊंगी। जिस दिन साथ गुजर गए सुबह 4 साढ़े 4 बजे हुए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे आशिक खड़ा है। ये बात बताकर आप कहते ठीक है, थोड़ा मुझे एहसास लगा क्योंकि मेरे परिवार नहीं है तो मेरा आश्रय परिवार मेरे साथ है, ये मेरा विश्वास खड़ा किया। आगे बच्चों का अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाया और आपके सामने मेरा बेटा आज खड़ा है। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो बैठे सभी महिलाएं, भाइयों हैं, बच्चों हैं, सबको मैं कहता हूँ आप पति के साथ हाथ बढ़ाइए और सिस्टम को आगे बढ़ाइए और आपको विपरीत समय में भी ये कमल पर आगे बढ़ेगा। मैं आज गर्व से कह पाती हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच पर मुझे ये कहने के लिए 2 शब्द ये आमंत्रित किया और उसी के साथ हर महीना में टेक्निकल इनकम ले पा रहा हूँ। उसी दिन से 2013 से आज तक मुझे टेक्निकल इनकम हर महीना मुझे मिल रहा है। और उसी पैसे से आज बच्चों का अच्छा एजुकेशन दे पा रहा हूँ। बेटी एक अच्छा पढ़ाई कर रहा है, CMA पढ़ रहा है और BCom भी पढ़ रहा है बेटा। आगे भी उनका जो सपना पूरा करेंगे ये सिस्टम से ही पूरा करेंगे और आगे मेरा विश्वास है कि अधूरा सपना को पूरा करने के लिए भी मैं खड़ी उतरूंगी और सायरन जी का सपना जो सपना वो बनाए थे वो भी पूरा कराऊं और आप सबके सामने में खड़ा हूँ। आप सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी काम करते हैं ये सिस्टम को हम सब मिलकर एक सफलता बनाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आशा कर पाए। थैंक यू आप सबका। ऐसी एक और कहानी जिनके पिताजी मैकेनिक थे, एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहते हैं। हम इनवाइट करना चाहेंगे अमर खान सर को, प्लीज वेलकम सर। जोरदार तालियां सर, जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम सर।
करने के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे भगवान दीक्षित सर को, प्लीज वेलकम। दोस्तों, ये बिजनेस मेरे पिताजी ने शुरू किया था। मई 2003 में ये बिजनेस मुझे विरासत में मिला है। मेरे पिताजी इससे पहले मोटर माइनिंग करते थे। हमारे परिवार में मेरी दादी जी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, 5 बहनें और मैं एक भाई। इस सिस्टम से पहले जो मोटर माइनिंग करते थे तो 9 आदमियों का परिवार, जिसमें मेरी दादी बीमार रहती थी और मोटर माइनिंग से हमारा गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार दादी जी की दवाई लाने के लिए अगर पैसे लेने पड़ते थे, किसी से उधार मांगना पड़ता था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसी बीच में मेरे फादर ने इस से बिजनेस को किया और किया नहीं तो उसमें तो ये कहता हूँ किया है उन्होंने केवल 7 साल किया है। और सीखते हुए जब उन्होंने सिस्टम को किया तो वे रॉयल्टी मुकाम पे पहुंचे, टेक्निकल पे पहुंचे, तो सिस्टम की हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट लेवल रहा होगा, रूबी लेवल पे पहुंचे। और जब रूबी लेवल पे पहुंचे तो एक अच्छी इनकम, लाखों रुपए महीना की इनकम इस सिस्टम में आती रही, आने लगी। और दुनिया की सारी खुशियां हमारे परिवार मिला रही थी और ये दुनिया बहुत जबरदस्त लग रही थी, अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो 24 जून का वो काला दिन आज मैं अगर याद करता हूँ तो वास्तव में मेरी रूह कांप उठती है। मेरे पिताजी पानीपत से आते समय एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं और जो खबर हमें मिलती है तो मैं उस परिवार को मैं बता नहीं पाता हूँ। मैं जाते वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं पता चलता पिताजी गुजर गए हैं। 24 जून 2010 का वो दिन अगर हमारे परिवार की बात करूं तो मैं याद करके रोता हूं और मुझे कुछ नहीं सूझता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 से 2.5 महीने मैं उन दिनों पढ़ता था जब मेरे पापा इस आश्रम को करते थे। उन दिनों पढ़ता था, मेरी उम्र 20 से 21 साल की थी और जब वो गुजर गए तो मैं एक बार अपने परिवार में था। 5 बहनें मेरी थी और सारी जिम्मेवारियां मुझ पे आ गई। और मेरी मम्मी पूछती थी मेरे से, बेटा अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। और हम और हमारी बहनें और मेरी मम्मी बैठ के रोती थी। केवल रोते थे बैठ करके, कुछ नहीं समझ आता था क्या होगा, कैसे चलेगा। लगभग 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुशील बाजवा साहब का हमारे पास फोन आता है और बोलते बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ दिखाई नहीं देता, घर कैसे चलेगा, मेरी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से तेल आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस रोते रहते हो, क्या करे क्या नहीं करे, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। उन्होंने कहा बेटा घबराओ मत, आपके पापा की जो कमी है वो इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन उनके जाने के बाद जो आता तेल, जो आपके परिवार की जो पढ़ाई लिखाई, आपकी बहनों की जो पढ़ाई लिखाई है, ब्याह शादी के जो खर्चे है, वहां सिर्फ कमी नहीं आने देगा। ये वादा करता है सिर्फ। और तुम्हारे पापा कुछ ऐसा काम करके गए हैं कि अब भी लाखों रुपए महीना की इनकम आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ रही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भी विश्वास नहीं हुआ, लगता ऐसा कुछ हो सकता होगा, ऐसा बिलीव नहीं था। और ये बात मैंने अपनी मम्मी से जाके कही कि आज तो सर का फोन आया था और वो बोलते थे कि आपके अकाउंट में भी लाखों रुपए महीना की
रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मम्मी जी? उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पापा एक बात बोलती थी, मैं अक्सर मीटिंग उनके साथ जाती थी, तो एक बात बोलते थे, अगर अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हो तो इस साल से बिजनेस को जरूर कर लेना। इस साल को जरूर कर लेना। और उसके बाद उन्होंने कहा हो सकता है चलो कल जाके बैंक में देखते हैं, ऐसा होगा तो बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम जो परिवार में आ रही है जो दिखाई देना दूर हो सकती है। एक दुख जरूर है कि तुम्हारे पापा नहीं है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसके बाद एक समस्या होती है, एक जिम्मेदार करने वाला चला जाता है तो उस परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि अब आपका क्या होगा। हम अगर बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद जैसे बैंक में एंटर करते हैं तो जो बैंक मैनेजर थे मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे, और जैसे बैंक में घुसे तो बोलते बेटा आज पापा नहीं आए क्या? 2-2.5 महीने से पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा सर जैसे वो ऐसा बोलते हैं, मेरी मम्मी और हम रोने लगते हैं, समझ नहीं आता किन शब्दों में उनको बताएं। फिर वो लोग हमें चुप कराते हैं, पानी पिलाते हैं और बेटा बोलते हैं कि जो होना था, जो भगवान को मंजूर है वो हो गया है, लेकिन हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हम पानी पीते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर एक बार हमें ये बता दीजिए कि हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि 80 लाख रुपए महीना की अर्निंग आपके अकाउंट में आ रही है, क्या पैसा अभी सच में आ रहा है? तो वो अकाउंट चेक करते हैं और अकाउंट चेक करने के बाद बोलते हैं हाँ बेटा अभी तुम्हारे पापा के जाने के बाद लगभग 7 से 8 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो उन्होंने ऐसा कहा तो वास्तव में दोस्त मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि दुनिया जो एकदम नरक लगने लगी थी, पता नहीं मैं कैसे अपनी बहनों की शादी कर पाऊंगा, कैसे मैं परिवार को चला पाऊंगा, दिखाई नहीं देता था, रूह कांप जाती थी। अगर मैं आज भी आशिक से अलग अपने आप को जुदा करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है कि जीवन कैसा होगा। और उसी की बदौलत मेरी आज 4 बहनें, उनमें से एक बहन की मैंने शादी की है, उसके बाद मेरी 3 बहनें आज एमए और बीए करके 2 बहनें मेरी आज हरियाणा सरकार में गवर्नमेंट जॉब में है, सेवाएं दे रही हैं। एक बहन जिसको मेरे पापा सपना देखते थे कि इस बच्ची को मैं प्लेयर बनाऊंगा, इस बच्ची को प्लेयर बनाऊंगा, उसमें मेरी बहन लगभग 4 से 5 साल की थी, लेकिन जैसे गुजरने के बाद मेरी बहन को मैंने कहा थोड़ा गेम में आगे बढ़ी, थोड़ा उम्र बढ़ी तो मैंने उसको गेम में डाला, और गेम में डालने के बाद जो गेम की जरूरत होती थी, जो पैसे की जरूरत होती थी, जो आज मैं दे रहा था, उसकी बदौलत आज मेरी वो बहन सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है और अपने वेट पे इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 10 किलो ज्यादा उसने उठाया है, 10 किलो ज्यादा उठा के अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 1 से हमें सिलेक्शन हो चुका है और आज वो रेलवे में सीनियर टीडी की पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रही है। तो दोस्त उनके जाने के बाद आज मैं अगर आपको बताऊं, आज भी लाखों रुपए महीने की अर्निंग आ रही है, मैं अपनी बहनों की पढ़ाई पूरी करा पाया हूं, मेरी बहन कुछ मेडिकल स्टडी कर रही है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और आज भी लाखों रुपए महीने की अर्निंग, गाड़ी, अच्छा मकान मेरे पास है। तो ये सब ताकत अगर मुझे मिली, जब खुशियां मिली है तो ये आशिम की बदौलत है दोस्त, आशिम की बदौलत है। वो सबक जो मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद याद आते हैं और समझ आते हैं, उस समय समझ नहीं आई थी कि इन शब्दों की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके परिवार में जो बच्चे हैं जब अपने बच्चों को समझाते हैं या उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो बच्चे समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता, क्या उन शब्दों की वैल्यू है, क्या वो समझ है, उनकी समझ उनके जाने के बाद आती है। मुझे भी समझ में आई जब वो बोलते थे अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो आज हमको जरूर कर लेना। मैं भी आप लोगों से वही बात कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और कुछ करके जाना चाहते हैं तो इस बात से जरूर कर लेना। अब वो लम्हा आपके बीच में आने वाला है
इस सिस्टम में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और हम सभी लोग एक ऐसी महान आत्मा का नाम सबने सुना होगा, हम सभी लोगों ने उनसे सीखा है। हम पर्सनली अपनी बात करें, तो अपने नाना के गुजरने के बाद सबसे ज्यादा जिनको मिस करते हैं, जिनकी एजुकेशन से हमने बहुत कुछ सीखा है, एक ऐसी महान आत्मा स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। आज हम लोग दुनिया में होते तो पूरी इंडस्ट्री का रूप कुछ और होगा, क्योंकि एजुकेशन से हर एक इंसान सीखता है। लास्टली जब लोग फ्रेंड्स मीट में थे तो वत्स सर ने एक बात बताई थी कि सतीश पंडित सर ना सिर्फ अपने टीम में बल्कि पूरी इस इंडस्ट्री को एजुकेशन देते थे। हर एक इंसान जो इस इंडस्ट्री का है उनसे सीखता है सर। उन्होंने 3 साल में वो एजुकेशन दे दी जो आगे आने वाली 7th जनरेशन तक उससे सीखेगी। हम सब लोग लकी हैं कि इतनी शानदार पर्सनालिटी थी हमारे बीच में। आप उनकी फैमिली से आपको रूबरू कराएंगे तो हम नहीं जानते कि आप किस प्रकार उनका स्वागत करेंगे। आपका सम्मान देखा जा रहा है सर, आपका सम्मान हो जाएगा। सतीश पंडित जी को इनवाइट करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हम लकी हैं क्योंकि फैमिली को इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहिए, माइक देना चाहिए। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या तमन्ना कम होती है। नमस्कार आप सबको। जय आसियान, जय आसियान। नाम मिलन
और मेरा ये सोचना था कि अगर वो 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हमें इतनी इनकम नहीं आई तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें आरसीएम बिजनेस से इनकम मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम आरसीएम बिजनेस का मार्केट में कोई नेम फेम नहीं था, सक्सेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, पिकअप सेंटर्स नहीं थे, प्रोडक्ट्स नहीं थे, डिलीवरी सिस्टम वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, तब इतने रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर्स नहीं हुआ करते थे। और मैंने अपना एक जनरल सा ओपिनियन बना लिया था कि ये तो कोई ऐसी वैसी कंपनी है which will one day vanish from the market, but I am blessed कि पंडित जी का विजन डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्लियर था and he had a clear cut clarity कि अगर 21वीं सदी का अगर कोई बिजनेस है तो वह डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें भी आरसीएम बिजनेस। बिकॉज आरसीएम बिजनेस हमारे इंडियन रेट कल्चर और मेंटालिटी के हिसाब से डिजाइंड है एंड पंडित जी ने दिमागी के हद से आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि वे आरसीएम बिजनेस के कंसेप्ट से ही वाज इमोशनली वेरी अटैच्ड। उत्तराखंड से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने मेरे साथ अपना एक इंस्टेंस शेयर किया कि पंडित जी ने नाइट से उनके घर पर करी थी एंड नेक्स्ट डे उन्हें अपने स्लीपर्स रैप करने के लिए पॉलिथीन चाहिए था एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने आरसीएम का पॉलिथीन बैग दे दिया पंडित जी को अपने स्लीपर्स रैप करने के लिए, बट पंडित जी ने रिफ्यूज कर दिया उस पॉलिथीन बैग में अपने स्लीपर्स को रैप करने के लिए। पंडित जी की इस तरह इमोशनल रिस्पेक्ट थी इस आरसीएम पॉलिथीन बैग के लिए। जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या सीनियर लीडर्स हैं उन्हें पता होगा इस तरह का बैग नहीं आरसीएम पॉलिथीन बैग आया करता था, बट पंडित जी इतनी इमोशनल रिस्पेक्ट इवन फॉर दिस पॉलिथीन बैग उन्होंने दी थी एंड प्रोडक्ट यूज में ही वाज वेरी लॉयल। दैट टाइम आरसीएम बिजनेस का जो वॉशिंग मटेरियल था उस वॉशिंग मटेरियल से मैं पंडित जी की वाइट शर्ट्स प्रॉपर्ली वॉश नहीं कर पाती थी, बट पंडित जी मुझे अदर ब्रांड का भी वॉशिंग मटेरियल यूज नहीं करने देते थे, रादर वो अपनी वाइट शर्ट्स और एक्स्ट्रा खरीद कर रख लेते थे एंड घर पर पंडित जी ने जब भी शाम को 8, 9, 10 बजे जब भी आना उन्होंने इमीडिएटली अपने शूज से रिमूव करते थे, पूछने पर बताते हैं कि मेरे को अभी फिर से कहीं निकलना पड़ सकता है एंड कॉन्स्टेंटली वो अपने फोन में अपनी टीम के साथ बिजी रहते थे एंड जब फोन बिल्स जब ज्यादा आते थे तो ही यूज्ड टू रीजन इट आउट बिकॉज दैट टाइम जब पंडित जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था आरसीएम का कॉल रेट्स आर वेरी हाई एंड इतने आरसीएम से इनकम नहीं थी जितना पंडित जी का मोबाइल का बिल आता था एंड पंडित जी यूज्ड टू रीजन इट आउट कि जितना ज्यादा मेरा मोबाइल का बिल आ रहा है समझो उतना ही ज्यादा मेरा बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। एंड दो इंस्टेंसेस पंडित जी के हैं, प्रोविडेंट फंड से मैंने अपने किसी अर्जेंट एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ करे थे, बट पंडित जी ने अर्जेंट एक्सपेंसेस को कोई प्रायोरिटी नहीं दी, रादर उस टाइम दिल्ली में आरसीएम बिजनेस का एक सेमिनार था एंड दैट टाइम उस प्रोविडेंट फंड के पैसे से उन्हें ₹30,000 के आरसीएम सेमिनार के लिए टिकट्स पर स्पेंड किया था बिकॉज हिज विजन वाज क्लियर कि एक बड़ा सेमिनार और उस पर की हुई एफर्ट्स आपकी लाइफ की दशा और दिशा बदल सकता है एंड दिस इज द रीजन कि उनका बिजनेस बहुत फास्टली ग्रो किया एंड पंडित जी के स्केड्यूल्स बहुत ही नेक टू नेक रहते थे एंड घर पर जब भी आना तो सिर्फ बैग कपड़ों का बैग एक्सचेंज करने के लिए आया करते थे। ही वाज रियली नॉट टेकिंग रेस्ट एंड मैं बहुत कंसर्न थी पंडित जी की हेल्थ को लेकर बिकॉज हिज बीपी had started fluctuating, बट पंडित जी ने अपनी हेल्थ पे गौर नहीं किया एंड अनफॉर्चुनेटली 2 सितंबर 2005 को he left us and till the last he had अपने जीवन की जो वो आखिरी सांसें भी ले रहे थे he had आरसीएम बिजनेस ऑन हिज माइंड, जहाँ पर हम थे पंडित जी के साथ मैं और मेरे दोनों बेटे, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मैं बहुत पहले की स्टेट में थी, दोनों बेटे छोटे पापा पापा कर रो रहे थे एंड
एंड मैं एसटीडी बूथ पर जाकर उनके क्लोज डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना चाहती थी कि पंडित जी की हेल्थ कंडीशन ये है, बट पंडित जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया एसटीडी बूथ की तरफ। ये कहकर वापस बुला लिया कि सबके स्केड्यूल्स और सेमिनार्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाते जाते भी पंडित जी हमें एक ही मैसेज देकर गए हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी रहे, the show of arts and business must go on। And thereafter पंडित जी के जाने के बाद एज अ नॉमिनी आर्ट्स एंड बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफर हुआ। एंड सिंस लास्ट 18 years जब से पंडित जी गए हैं, I have got 1.5 crore in my account। जिसकी वजह से I have been able to give very good education to both my sons in Mussoorie and Dehradun। My special thanks to Ma'am Sudesh Vats and Dr. Surinder Vats, जिन्होंने हर सिचुएशन में सतीश पंडित टीम को अपनी सपोर्ट एंड गाइडेंस दी है। सो फ्रेंड्स, चिंता इस बात की ना करें कि आपको विरासत में क्या मिला है, चिंता इस बात की करें कि आप फैमिली को आप विरासत में अपनी फैमिली को क्या देकर जाएंगे। यही मुझे इंस्पायर करता है आप लोगों के बीच में आने के लिए। थैंक यू। जय आरसीएम। जोरदार तालियां सर, जोरदार प्लीज। हम सभी लोगों ने एग्जाम्पल के उनसे बहुत कुछ सीखा है सभी लोगों ने। अब आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे शख्स जो अपनी जॉब को स्किप करके आज हमारे बीच में है, तो हम इनवाइट करना चाहेंगे सौम्य सतीश जी को। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। आपकी जोरदार तालियों बीच में सौम्य सतीश